अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ महविश हकीम शहज़ाद। आज का जो हमारा डॉन का एडिटोरियल है वो है अर्जेंट चैलेंज। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम लोग बेसिकली करते क्या हैं। हम लोग एक डॉन का आर्टिकल जो है उसको कम्प्लीटली डीकंस्ट्रक्ट करते हैं विद दी हेडिंग्स, और फिर हम उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वोकैबुलरी हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स इम्प्रूव होते हैं, और प्लस आपकी जो इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स वगैरह हैं वो सब इसमें इम्प्रूव होती हैं। तो चलते हैं आर्टिकल की तरफ। आज का आर्टिकल है अर्जेंट चैलेंज। तो पहले हम इसकी ब्रीफ समरी देख लेते हैं कि ब्रीफ समरी इसकी क्या कहती है, कि आर्टिकल बेसिकली है किस हवाले से। ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त करंटली जो है वो डीप इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, फिस्कल डेफिसिट है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, कर्ज़ा हमारा इतना बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो नई गवर्नमेंट अभी आई है वो क्या प्लान कर रही है इसके हवाले से। तो आर्टिकल देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। पाकिस्तान हैज़ बिन इन अ स्टेट ऑफ डीप इकोनॉमिक टर्मोइल। पाकिस्तान जो है इस वक्त डीप इकोनॉमिक टर्मोइल का मतलब होता है ग्रेट डिस्टर्बेंस या अनसर्टेनिटी। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो है वो एक इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है, फीचरिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हाई फिस्कल डेफिसिट, एलिवेटेड इन्फ्लेशन, अनसस्टेनेबल डेट, लो इन्वेस्टमेंट्स एंड अ श्रिंकिंग इकोनॉमी इन रीसेंट ईयर्स। तो उसने हमें साथ में ये भी बता दिए कि क्या क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हैं यहाँ पर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होते हैं? बेसिकली जब कोई कंट्री जो है वो अपने बिल्स वगैरह पे करने में जो है वो उनको कोई ट्रबल फेस कर रही होती है, तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि किसी भी कंट्री की जब इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उसकी एक्सपोर्ट से, तो फिर जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हम उसको कहते हैं। ठीक है, हाई फिस्कल डेफिसिट है यहाँ पे। फिस्कल डेफिसिट क्या है कि जो कंट्री है पाकिस्तान, उसकी जो टोटल स्पेंडिंग है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि और जो उसके मुकाबले में जो रेवेन्यू वो कंट्री जनरेट कर रही है वो इतना ज़्यादा नहीं कर रही है, तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, एलिवेटेड इन्फ्लेशन है। एलिवेटेड मतलब कि बढ़ा हुआ, ज़्यादा। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है रेज और हाइटेंड अबव अ नॉर्मल। एलिवेटेड इन्फ्लेशन है। अनसस्टेनेबल डेट है हमारा, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक होती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है इन सब मसलों की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। द रीज़न फॉर द करंट अपहेवल रेंज फ्रॉम डिफेक्टिव फिस्कल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब यहाँ पे वो हमें रीज़न दे रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह जो है वो क्या है? हमारी जो डिफेक्टिव, हमारी ख़राब जो है वो फिस्कल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। अपहेवल का मतलब ये होता है यहाँ पर कि सडन और वायलेंट जो चेंज है इस वक्त जो हम देख रहे हैं। ठीक है, एंड द ग्लोबल एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइस स्पाइरल पोस्ट कोविड। हमने देखा कि कोविड के बाद जो एनर्जी की और जो कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो पूरे ग्लोबल में जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं कोविड के बाद, तो उसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आता है। टू द डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स ऑफ 2022। और फिर सोने पे सुहागा ये हो गया कि 2022 के अंदर जो फ्लड आता है सिंध में, बलूचिस्तान में, तो इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑन गोइंग सिंस द 2022 आउटस्टर ऑफ द पीटीआई हैज़ ओनली एग्रेवेटेड द इकोनॉमिक टमल्ट। फिर हम देखते हैं कि 2022 के अंदर जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसको जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटा दिया जाता है, और उसके बाद से हमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसने क्या किया है? इसने मज़ीद जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी उसको ख़राब किया, एग्रेवेट किया है। ठीक है, इकोनॉमिक टमल्ट का मतलब ये होता है, इकोनॉमिक टमल्ट का मतलब ये होता है कि पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट एंड डिसरप्टिव चेंज और इनस्टेबिलिटी with the country narrowly dodging a default last summer after being thrown an emergency lifeline by the IMF। हमें पता है लास्ट ईयर पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट में जा रहा था, और फिर आईएमएफ की तरफ से हमें
एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट होता है हमारा आईएमएफ के साथ $3 बिलियन का, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से जो है वो बच जाता है। तो डॉज का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से बच जाना, स्केप होना या इवेड होना, ठीक है। This picture underscores the huge challenge that awaits the incoming minority government of the PMLN and its finance minister, whosoever it might be. तो ये बता रहे हैं कि ये जो पिक्चर है करंट जो हम देख रहे हैं सिनेरियो, ये बताता है कि पाकिस्तान की जो अब नई गवर्नमेंट आई है, जो इनकमिंग गवर्नमेंट है पीएमएलएन की, और जो ख़ास तौर पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उसके लिए जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये होगा। इट वॉज ऑल्सो एक्नॉलेज बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ व्हेन ही वार्नड हिज पार्टीज इलेक्टेड lawmakers earlier this week that the next 2 years would be challenging for the new administration due to economic and political uncertainty. आगे वो ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उसने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि आने वाले जो 2 साल होंगे वो नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होंगे, कीपिंग इन व्यू दी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन आवर कंट्री। मज़ीद आगे चलते हैं। देयर इज़ कंसेंसस दैट negotiating a new extended program with the IMF and quickly to replace the existing interim facility will be the incoming finance minister's most urgent challenge. और इस बात पे इत्तफाक है कि IMF के साथ ये जो न्यू हम एक्सटेंडेड फैसिलिटी निगोशिएट करने जा रहे हैं, ये जो है बेसिकली जो इनकमिंग फाइनेंस मिनिस्टर है उसके लिए ये एक मोस्ट अर्जेंट चैलेंज है, ठीक है। दी सक्सेसर IMF बेल आउट इज़ क्रिटिकल फॉर एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी। जो सक्सेसर IMF बेल आउट का मतलब ये कि इसी बेल आउट की बात हो रही है जो नई गवर्नमेंट अभी IMF से लेने जा रही है। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़रूरी है हमारी एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी के लिए, और टू अनलॉक लोन्स फ्रॉम अदर क्रेडिटर्स एट वन ऑफ द टफेस्ट पॉइंट्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। और जो हमारे दूसरे क्रेडिटर्स हैं उनसे भी लोन अगर हमने लेना है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि IMF से हमारी ये डील हो जाए। Without an extended package from the global lender, it would be near impossible to fill the huge annual financing gap of at least $25 billion over the next several years. तो आगे इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि इस पैकेज के बगैर जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका जो एनुअल फाइनेंसिंग गैप है उसको मीट करना, जो कि तकरीबन कोई 25 बिलियन के करीब इस वक्त जो है वो पहुंच चुका है। एनुअल फाइनेंसिंग गैप हमारे पास क्या होता है? एनुअल फाइनेंसिंग गैप क्या होता है कि बेसिकली कंट्री के पास अपनी जो है वो जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है किसी भी मुल्क के पास, वो उसके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए जो है वो मुकम्मल नहीं है। हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि हम अपने ख़र्चों को उसमें कवर कर सकें, तो फिर वहाँ से जनरेट होता है आपका फाइनेंसिंग गैप, ठीक है। तो ये उसी की बात हो रही है। द IMF विल लाइकली एक्सटेंड हेल्प बट नॉट अनलेस द अथॉरिटीज़ कमिट टू फर्दर बेल्ट टाइटनिंग स्टेप्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि IMF आपको तब जाके फैसिलिटी देगी, एक्सटेंड करेगी, जब जो अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की उनको जो है वो कुछ बेल्ट टाइटनिंग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मतलब कि कुछ मुश्किल स्टेप्स जो हैं वो पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे, तब जाकर जो है वो पाकिस्तान को IMF जो है वो ये लोन प्रोवाइड करेगा। द प्रोग्राम गोल्स माइट प्रूव एक्सट्रीमली अनपॉपुलर। जो इस प्रोग्राम के गोल्स होंगे, मतलब जो IMF की कंडीशंस होंगी वो अनपॉपुलर होंगे। अनपॉपुलर का मतलब ये है कि सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म होंगे, बहुत क्रिटिसाइज जो है वो गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा इसके ऊपर, बिकॉज दे वुड लिमिट द गवर्नमेंट्स ऑप्शंस टू प्रोवाइड रिलीफ टू द इन्फ्लेशन स्ट्रिकन पीपल। क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोगों को किसी भी किस्म का रिलीफ दे सके, स्पेशली इन्फ्लेशन से, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इतनी फ्लेक्सिबल पोजीशन में है नहीं कि वो IMF से अपनी बात मनवा सके, ठीक है। और इवन प्लीज़ द इन्वेस्टर लुकिंग फॉर सपोर्ट टू स्पर ग्रोथ। मतलब कि जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो
जो अवाम है उनको किसी किस्म का रिलीफ दे सके, और जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे उनको भी किसी भी किस्म का प्लीज़ या किसी भी किस्म का उनको जो है वो रिलीफ जो है वो मिलना मुश्किल है। ठीक है, स्पर का मतलब ये होता है यहाँ पे टू इनकरेज ग्रोथ। नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, क्रिटिकल फिस्कल रिफॉर्म्स अहेड। मतलब कि इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो नई गवर्नमेंट है उनको क्या क्या रिफॉर्म्स करनी चाहिए ताकि वो इस करंट सिचुएशन से जो है वो निकल पाएँ। सो वन ऑफ द टफेस्ट गोल्स फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर पर्टेन्स टू अ लार्ज रिडक्शन इन द फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर को जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसके ऊपर एक बड़े लेवल पर उसको रिड्यूस करना होगा, जो कि कहाँ पहुँच गया है, विच हैज़ एवरेज ओवर 7.3% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, जो कि 7.3% ऑन एवरेज जो है आपका फिस्कल डेफिसिट हो चुका है। ठीक है, द फिस्कल अथॉरिटीज मस्ट रिड्यूस द डेफिसिट टू 3 to 3.5% इन द मीडियम टर्म। मतलब जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको फिस्कल जो डेफिसिट है उसको रिड्यूस करना है, तकरीबन 3 से लेके 3 to 3.5% तक तो रिड्यूस करना है। टू कट बोरोइंग्स एंड द माउंटिंग डेट, ताकि जो बोरोइंग्स हैं उसको कट किया जा सके और जो बढ़ता हुआ जो डेट है, जो हमारा कर्जा है, उसको जो है वो देखा जाए। एंड रिड्यूस इन्फ्लेशन टू 5 to 7%, और इन्फ्लेशन को उससे रिड्यूस करना पड़ेगा 5 से 7% तक। टू फैसिलिटेट रेट कट्स टू स्पर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ फॉर जॉब क्रिएशन, ताकि इन्वेस्टमेंट इनकरेज हो सके समहाउ और जो जॉब्स वगैरह हैं वो क्रिएट हो सकें समहाउ। This is going to be the hardest of all reforms, as it would require the finance minister to effectively tax his party's core constituencies. ये एक बहुत ही हार्डेस्ट, सबसे मुश्किल रिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको अपनी ही पार्टी की जो कंस्टिट्यूंसीज़ हैं उनके ऊपर जो है वो कुछ इक़दामात लेने पड़ेंगे। और ये कंस्टिट्यूंसीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे रिटेल है, रियल स्टेट और जो लार्ज फार्मर्स हैं, इनके ऊपर किसी तरह टैक्स लगाना होगा ताकि जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ठीक हो सके। एज़ वेल एज़, और इसके साथ साथ डू अवे विद द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस लाइक PIA। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी जो पब्लिक सेक्टर हमारे जो बिज़नेस हैं जिसमें PIA है, जिसके ऊपर पाकिस्तान जो इतना एक्सपेंडिचर लगा रहा है, उसको भी हमने एलिमिनेट करना है। एंड एलिमिनेट एनर्जी एंड अदर सब्सिडीज़ टू पावरफुल बिजनेस लॉबीज़। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज़ वगैरह दी हुई हैं कुछ पावरफुल बिजनेस टाइकून्स को, उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। दीज आर ऑल्सो एरियाज वेयर इन लाई द इंटरेस्ट ऑफ द पावर्स दैट बी। इफ द कंट्री इज टू बी पुल्ड बैक फ्रॉम द ब्रिंक, द इनकमिंग फाइनेंस टीम विल हैव टू प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक डिसीजंस ओवर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस एंड पर्सनल विम्स। मतलब ये कि अगर कंट्री को हमने पुल बैक मतलब निकालना है इस ब्रिंक में से, इस मुसीबत में से, इस परेशानी में से, तो इनकमिंग फाइनेंस मिनिस्टर को जो है वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो दूसरी जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, उनको प्रायोरिटाइज जो है वो करना होगा। तो ये आज का हमारा जो है वो आर्टिकल है। इसके अलावा जो आज के आर्टिकल में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो ये थे, आप इसको अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें। वोकैबुलरी जो हमने इस आर्टिकल में से एक्सट्रैक्ट की है उसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको एक दफ़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है वो काफ़ी हेल्प होगी आपकी वोकैबुलरी में। तो ये आज का हमारा आर्टिकल है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसको बार बार सुन भी सकते हैं ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो हैं वो इंग्लिश की बेहतर हों। आज के लिए इतना। अल्लाह हाफ़िज़।